नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। 52nd अमेंडमेंट 1985 क्या है इसका महत्व? इसका महत्व ये है कि इससे 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। आपको याद होगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे। नवा शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985। ये बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, क्योंकि आप देख रहे हैं 1967 से डिफेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो डिटेल में जानेंगे एग्जैक्टली किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया, क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या इसमें रिफॉर्म्स की नेसेसिटीज़ हैं। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशल एग्जाम के कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात है 52nd अमेंडमेंट 1985 की। जानते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो 1967 में क्या हुआ कि जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट्स हैं वो जाने लगी। रीजनल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शंस जीतने लगी। इससे क्या हुआ, बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे लीडर्स थे रीजनल लेवल पे, वो अपनी अपनी या तो पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने लगे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ भागने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक पॉलिटिकल डिफेक्शन जो है वो बहुत आम हो गया। और कहा जाता है कि 1985 में इसी को रोकने के लिए इस तरह की अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत पड़ी। वैसे अमेंडमेंट ये 1985 में आया था, लेकिन इसकी जो बात है वो 1967 से ही स्टार्ट हो गई थी। ये वो समय था जब आया राम गया राम जैसे जो नारे हैं या जो जो बातें हैं वो होने लगी थी। अब इसमें क्या था, इसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एमएलए है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीत जाते हैं, कांग्रेस से जीत जाते हैं, फिर वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कांग्रेस में आ जाते हैं, किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फाइनली 1984-85 होते होते एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो ले डाउन किया गया। उस ड्राफ्ट का नाम दिया गया एंटी डिफेक्शन बिल और इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पहले भी ऐसा कर चुकी थी, लेकिन फाइनली राजीव गांधी के टाइम पे 1985 में ये लॉ जो है, मतलब ये जो बिल है वो लॉ बना। और एक 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। बात बस यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो उनके जो एमपीज हैं उनको बांध के रखे। वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आए हैं, जिस टिकट से वो जीत के एमपी एमएलए बने हैं, वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी एलिजेंस दिखाएं, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ना जाए। बहुत सरल भाषा में इसी को हम कहते हैं दल बदल विधिनियम। अब ये एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट एमएलए के लिए भी लाया गया कि इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं वो किस तरह से उनको भी रोका जाए। तो हम पूरा का पूरा ये पूरा सिनेरियो समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बात बताई पूरी कि गयालाल के बारे में। गयालाल ने पहले एक पार्टी ज्वाइन करी, यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस में वापस आ गए, फिर एक रीजनल पार्टी में गए। तो तब से हम इस लॉ को या फिर इस पूरे एंटी डिफेक्शन के या फिर डिफेक्शन के इशू को हम आयाराम गयाराम बोल के एड्रेस करते हैं। साथ ही साथ इसको आप हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से भी कई जगह पढ़ते होंगे न्यूज़ में। कई बार इस तरह के डिफेक्शंस होते हैं तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है, यानी एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त। वाई भी चवन पैनल ने 1967 में, जैसे मैंने आपको बताया, सजेस्ट किया था ऐसा लॉ लाना ज़रूरी है। लेकिन फाइनली जब ये लॉ आया तो ये लॉ आपका 1985 में इसलिए आ पाया क्योंकि उस समय कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, 400 सीटें थी। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली लॉ कहता क्या है। ये कहता है अगर कोई भी एमपी एमएलए ए पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आए, ए पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से जीता है, और वो जीतने के बाद एमपी एमएलए बनने के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सीट से। ठीक है। अब कोई भी मेंबर है वॉलंटरली या तो वो मेंबरशिप दे देता है पॉलिटिकल पार्टी की, दूसरी और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या फिर वोटिंग पार्टी के विप के अगेंस्ट करता है या स्टेन कर लेता है। मतलब यहाँ जो वोटिंग है आप समझे कि लेटस से किसी बिल पे कांग्रेस ने कहा है अपने एमपीज को कि आपको इस पे वोट नहीं करना है, लेकिन कांग्रेस का कोई एमपी उस पे वोट डाल देता है, तो वहां पे भी ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बन जाते हैं क्योंकि पार्टी की एक विप जो है वो इशूड थी। तो इस तरह से कोई भी पर्सन वोट करता है, एब्सटेन कर लेता है, ठीक है, यानी अपनी पार्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट वोटिंग कर देता है, तो फिर वो भी ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। सबसे बड़ी आता है कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है, एमपी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। जब वो जीता तो इंडिपेंडेंट टिकट से जीता, लेकिन फाइनली उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ये भी ग्राउंड है डिफेक्शन का। राज्यसभा के एमपी है, ठीक है, कोई भी ऐसा नॉमिनेटेड एमपी है राज्यसभा के जो अपने एमपी शिप के 6 महीने के अंदर अंदर, लेटर से आज उनको आज उनको किसी पार्टी ने लेटर से आज उनको नॉमिनेट किया गया, ठीक है, और 6 महीने खत्म होते ही वो दूसरी, जैसे 6 महीने निकल गए उसके बाद उन्होंने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया,
तो यहाँ पे भी डिफेक्शन जो है बन जाता है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने खत्म होने के बाद। यानी ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर के लिए 6 महीने की टाइमलाइन होती है, विद इन 6 मंथ उनको ज्वाइन करना होता है। तो ये सारे ग्राउंड्स बनते हैं डिफेक्शन के, और इसी पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब आपका 10th शेड्यूल ये कहता है कि स्पीकर डिसाइड करेंगे कि क्या डिफेक्शन है, क्या कब डिफेक्शन हुआ, कैसे डिफेक्शन को डील करना है। अगर डिफेक्शन की कंप्लेंट करनी है तो हाउस को स्पीकर या चेयरमैन के पास ये कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी और वो उस कंप्लेंट को आगे ले जाएंगे। स्पीकर का काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशन है, तो ये बात यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी बनती है। साथ ही साथ एक बात और है, इस लॉ में कुछ एक्सेप्शंस भी लिखे हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर जो है हाउस के, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, तो वहां पे डिफेक्शन नहीं माना जाएगा और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। दो पॉलिटिकल पार्टीज का मर्जर हो जाता है, ठीक है, ए प्लस बी मिलके एक सी पार्टी बना लेती हैं या फिर कोई और नाम से पॉलिटिकल पार्टी बना लेती हैं, तो वहां पे भी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट केस भी है, किहोतो होलन केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहे होते हैं, यानी स्पीकर जो है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम कर रहे होते हैं, इसलिए जुडिशियल रिव्यू इसका नेसेसरी है, हम इसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। 10th शेड्यूल में लिखा हुआ था कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, इट विल नॉट बी अलाउड। इसलिए किहोतो होलन में 1993 में कोर्ट ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि 10th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी, जैसे हम बात करें केशव मेघचंद्र केस में भी यही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरह से डिफेक्शन के मैटर्स को डील करना है। पहले तो कोर्ट यही कहता आ रहा है कि स्पीकर से पावर ले ली जाए, ये पावर ये प्रेसिडेंट, गवर्नर या किसी ट्रिब्यूनल बना के उनको दी जाए। दूसरी बात, एक और दिक्कत आती है एंटी डिफेक्शन में कि कोई भी एप्लीकेशन अगर स्पीकर के पास जाती है, कोई कंप्लेंट जाती है स्पीकर के पास डिफेक्शन की, तो कोई टाइमलाइन नहीं है, स्पीकर टाइम बाउंड नहीं है उसको रिजॉल्व करने की, उसको सुनवाई करने के, स्पीकर होल्ड पे रख देते हैं। यूजुअली क्या होता है ना, देखो, स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड होते हैं, जब एंटी डिफेक्शन उनके पॉलिटिकल पार्टी के हित में होता है, जब डिफेक्शन उनके पॉलिटिकल पार्टी के हित में होता है तो फिर वो उस कंप्लेंट को सुनते नहीं है। जब डिफेक्शन उनके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट होता है तो फौरन उस कंप्लेंट को सुन लेते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप इन प्रोसीडिंग्स को ख़त्म कीजिए। जैसे कि आपको याद होगा 2019 में मिस्टर अग्रवाल जो हैं वो बीजेपी, वो सपा के एमएलए थे यूपी में। अब नितिन अग्रवाल ने 2019 में जाके ज्वाइन कर ली है बीजेपी, ठीक है। अब सपा ने उनके अगेंस्ट एक डिफेक्शन की कंप्लेंट डाली, लेकिन उसको स्पीकर ने 2021 तक नहीं सुना और 2021 में आके उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि बार बार फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए जा रहे हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप की डेफिनेशन को क्लियर कीजिए, क्योंकि देखिए एंटी डिफेक्शन में क्या होता है ना, पहले स्पीकर ये पढ़ता है कि रेजिग्नेशन जो दे रहा है एमपी एमएलए, क्या वो वॉलंटरी दे रहा है, किसी प्रेशर से दे रहा है, तो वो वॉलंटरी की ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसके लिए मैं बहुत डिटेल में क्लास कर भी चुका हूँ, इसे वहाँ पे समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। मिलते हैं अगले अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।